जैसे आपने कहा 1 बीघा में 1000 प्लांट और इसकी प्रोडक्शन की अगर बात करें 10 केजी स्टार्टिंग फेज में। हाँ। तो मुझे लग रहा है ये 4 से 5 गुना ज़्यादा है रूट स्टॉक से। रूट स्टॉक जितने में एरिया में हम लगाते हैं, जिस डिफरेंस पे लगाते हैं और जितनी प्रोडक्शन वो देता है 50 गुना ज्यादा। 50 गुना। हाँ। ओके। कैसे? मेरी कैलकुलेशन शायद गलत है। जी। वो क्या रूट स्टॉक तो दे ही नहीं सकता कभी इतनी प्रोडक्शन, ठीक है ना जी। और ना वो हमारे लिए सक्सेस है हिमालय टेरेन के अंदर। जी। मैंने अभी आपको दिखाया है, एक प्लांट से मैंने 40 केजी भी लिया है। ओके, ठीक है ना, जो आपको मैं दिखा रहा था प्लांट उसमें। किसान साथियों नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और साथियों, क्या जो बागवानी करने वाले हमारे किसान भाई हैं, क्या कभी आपने नैनो हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, और वो भी खासतौर पर सेब के ऊपर? अगर नहीं सुना है तो आज हम उसी टेक्नोलॉजी को आपके साथ साझा करने वाले हैं इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं एक बहुत शानदार बगीचे में हूं, और ये एप्पल का बगीचा है जो कि कोटखाई के साथ लगते क्षेत्र का है। और अगर हमारे साथियों ने नाम सुना होगा तो प्रेम चौहान शिंटू, तो प्रेम चौहान शिंटू जी के ही बगीचे में मैं हूं, जहां पर आप देख पा रहे हैं तो रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 3 फीट का है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 2.5 फीट का है। और ये प्लांट आप जो देख पा रहे हैं इस वक्त, ये सीडलिंग प्लांट हैं। तो हैरानी जरूर आपको देखकर होगी, क्योंकि अभी तक इतने क्लोज जो डिफरेंस है प्लांट टू प्लांट का, वो हमने रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी की भी अगर बात करें तो उसमें भी नहीं देखा है। उसमें भी लगभग आपका 6 फीट का 7 फीट का डिस्टेंस जो है वो प्लांट टू प्लांट रहता है, या रो टू रो रहता है। तो ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं प्रेम चौहान जी के पास, और उन्हीं से इस नई नैनो सीडलिंग सेब टेक्नोलॉजी, इस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आपको भी अच्छी जानकारी चाहिए। और बहुत कम एरिया में, जैसा कि हमारी प्रेम चौहान जी से बातचीत हुई है, उनका दावा है कि आप 1 बीघा में 1000 प्लांट जो है वो सेब के लगा सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित की है। और इस टेक्नोलॉजी को लेकर ये बहुत जल्द पेटेंट भी करने वाले हैं। रिसर्च वर्क इनका लगभग क्लोजिंग पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेम चौहान जी से बातचीत करते हैं इस पूरे ऑर्चर्ड को लेकर और इस टेक्नोलॉजी को लेकर। क्या कुछ गतिविधियां वो कर रहे हैं, किस तरह की नई चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं, ताकि हमारा बागवान जो खास तौर पर छोटा बागवान है, वो किस तरह से कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सेब की प्रोडक्शन ले सके। तो चलिए मिलते हैं प्रेम चौहान जी से। कितना समय हो चुका है चौहान साहब इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए? ये मतलब प्लांट्स कितने पुराने होंगे? ये एक्चुअल में ये जो काम हुआ ये 14 से स्टार्ट हुआ है। ये 2014 से। हाँ। इसमें 8 साल 9 साल का भी प्लांट है जी, और 2 साल का भी प्लांट है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है जी बढ़ते हुए ना, जिस तरह से हमारा जी ज़मीन बनी, जिस तरह से हमारा जो है बजट बना, ठीक है ना जी, उस हिसाब से हमने इसमें काम करते रहे, ठीक है ना। तो हमारा ये जो टारगेट है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या मिल पाई है अभी तक आपको इसमें? मैक्सिमम प्रोडक्शन का टारगेट अब मेरा जो है 2025 24-25 रखा है हमने अभी, जी, ठीक है ना। मैक्सिमम तो जब ये सब ही बराबर आ जाएंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, एक प्लांट से मैंने 40 केजी भी लिया है। ओके, ठीक है ना, जो आपको मैं दिखा रहा था प्लांट, उसमें से 40 केजी भी लिया है। तो रूट स्टॉक कभी भी इतनी प्रोडक्शन नहीं देता है? रूट स्टॉक तो दे ही नहीं सकता कभी इतनी प्रोडक्शन, ठीक है ना जी, और ना वो हमारे लिए सक्सेस है हिमालय टेरेन के अंदर। जी, हिमालय के अंदर जो हम फार्मिंग कर रहे हैं एप्पल फार्मर, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। वो तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, उससे तो हम कमर्शियल हो ही नहीं पा सकते। सिर्फ हम उनके कंज्यूमर बन सकते हैं, हम कमर्शियल अपने आप के लिए सरवाइव नहीं हो सकते उससे। जी। इसका एक प्लांट लगाने से लेकर और फुल प्रोडक्शन आने तक क्या खर्चा आप मानते हैं, और कितने टाइम में ये फुल प्रोडक्शन पे आता है? फुल प्रोडक्शन में ये 5-6 ईयर में आ जाएगा। 6 ईयर में? अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो ये 6 ईयर के अंदर जो है ये फुल प्रोडक्शन में आ जाएगा। अगर आपने इसकी टेक्निक को पकड़ लिया और आपकी समझ में आ गया और मैनेजमेंट आपका अच्छा हुआ जी,
तो ये 5 और 6 ईयर के अंदर जो है ये आपको फुल प्रोडक्शन में आ जाएगा। और ये कितने समय में प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, कौन से साल में? ये तो अब जो हमने ऑर्चर्ड लगाए हैं, जो उदाहरण के तौर पर जो ज़मीन पे लगे हैं, उसमें तो ये तीसरे साल भी फ्रूट दे रहा है सैंपल के तौर पे जी। किसानों के जो है, मैंने हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं जी। जिसमें काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 400-500 किसान तो उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में जिन्होंने ये काम किया है। जी। तो वो जिनको 21 से शुरू कर दिया उन्होंने, तीसरा साल भी हो चुका है। जी। तो जिन्होंने इसमें सैंपल लेने, किसी ने इस बारी 6 पेटी ली, जो 1 बीघा वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, किसी ने 3 पेटी ली, मतलब वो सैंपल के तौर पे वो आना शुरू हो गया। तो अब इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, अब स्टार्ट होता है जो ये प्लांट है 5 और 6 ईयर के अंदर जो है, जिसको अगर सही तरीके से प्रोनिक तकनीक से मैनेज कर दिया गया, फ्रूटिंग पे ला दिया गया, इसको फ्रूट मोड पे डालना पड़ता है। जब ये फ्रूट मोड पे आ जाएगा तो ये मैं बता रहा था आपको अभी, वो जो प्लांट है उसमें मैंने किसी में 2 क्रेट लिए, किसी में 2.5 क्रेट भी लिया। ठीक है, ये तो बहुत आगे की वो ईल्ड है। ठीक है, मैं तो ले रहा हूँ ये। अब मैक्सिमम जो मेरा पूरा ऑर्चर्ड है, इतने प्लांट है, जिस टाइम मीन्स का मतलब ये नहीं है कि अब दूर नहीं रह गए वो दिन, अब तो नज़दीक आ गए हैं। अब तो ये आप देख ही रहे हैं, ये 1-2 साल के अंदर ये बहुत बड़ा उत्पादन देगा ये। क्योंकि अभी मैंने इसको फ्रूट मोड पे डाला ही नहीं है, क्योंकि मैं इनका वेट कर रहा हूँ। जो पीछे जो गैप, जिन प्लांट का गैप रह चुका था, ये जो छोटे थे, जैसे ये सब तीसरे साल में आ जाएंगे, तीसरे और चौथे साल में, तो मैं ये सारे को जो है फ्रूट मोड पे डाल दूंगा और एक उत्पादन लेंगे, एक रिकॉर्ड उत्पादन लेंगे उसमें। जी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रूट स्टॉक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे इस वक्त आप आ चुके हैं। जी। क्योंकि हम बात करें रूट स्टॉक या इसकी टेक्नोलॉजी की एडवांस होने की, तो एडवांस हम तब हो चुके थे जब अर्थ के ऊपर जो है बाय नेचर जो है एप्पल का पौधा जो है हमने जो है रिसर्च किया था। ठीक है ना। फर्स्ट जो इंसान आया था, आदम और ईव, उन्होंने सेब को जो है खाया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में तो एडवांस हम तब हो चुके थे एप्पल की, परंतु इसको जो है फील्ड पे टोपोग्राफी के हिसाब से जो है उतारना था, कमर्शियल बनाना था और डोमेस्टिक बनाना था। तो वो कई वर्षों से ये चला ही रहा सिलसिला। ठीक है, रह गई हमारी हिमालयों की बात। तो हिमालयों में टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई भी रिसर्च नहीं हो पाई। ठीक है, अगर आप किसी और फील्ड में भी देखते हैं, हिमालयों का जो पहाड़ी आदमी होता है, ठीक है, पहाड़ में रहता है, तो उसकी रिसर्च एरिया बेस्ड रिसर्च होती है। जिस एरिया के अंदर वो रहता है, उस एरिया के अंदर का सर्वाइवल के ही तौर तरीके अपनाता है वो, क्योंकि उसको वहीं सर्वाइव होना है हिमालय के अंदर। तो हिमालय के अंदर जब हमने खेती करी, तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर भी हमने बड़े अच्छे तरीके से किया। पिछली जनरेशन ने हिमालय के अंदर पहाड़ी ढलान के अंदर जो है उन्होंने खेत बनाए। ठीक है, मिट्टी को रोका। ठीक है, वहाँ पे अनाज और धान तक उनने पैदा किया। ठीक है, फिर जब ज़्यादा बर्फबारी होती थी हिमालय में, तो भेड़ बकरी पालक, साथ में भेड़ बकरियाँ भी पालता था, जिससे अपने लिए ऊन लेता था, वस्त्र भी बनाता था। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सर्वाइवल की तरफ जब बढ़े हम, तो आगे कॉन्सेप्ट जब एप्पल का आया ये, तो एप्पल भी हिमालयों में हिमालय बेस्ड टेक्नोलॉजी से शुरू हुआ, जिसमें सत्यानंद स्टोक जी जब आए थे, उन्होंने जब कोटगढ़ के अंदर काम किया था, तो उन्होंने हिमालय बेस्ड टेक्नोलॉजी को ही यहाँ पे फॉलो किया, यहाँ पे लाए। ठीक है, और हिमालय बेस्ड टेक्नोलॉजी थी डीप रूटेड प्लांट की, जो डीप रूट से जो है अपने आप को न्यूट्रिशन को अपटेक करता है, और हिमालय टेरेन के अंदर, पहाड़ी टेरेन के अंदर जो है वो सरवाइव हो सके। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जब लाया, तो उसके बाद ये एक इंडस्ट्री बनी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी कि 5,000 करोड़ की इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है हिमाचल स्टेट के लिए। आज इस लेवल पे ये वो पहुंच चुकी है, ये जो बागवानी है जी। तो ये टेक्नोलॉजी आप देखें, इसको तब से ये चल रही है, और आज भी
100% जो उत्पादन है वो यहाँ डीप रोटेड प्लांट से ही उत्पादन हो रहा है। जितने भी ऑर्चर्ड आपके अभी भी लगे हुए हिमालय के अंदर वही सक्सेस हुए हैं और उसमें ही प्रोडक्शन ली जा रही है। अगर हम नई रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम नई रिसर्च की बात वो कर रहे हैं कि जो यूरोपियन देशों में उनकी अपने हालात वहाँ जब ख़राब हुए थे इंग्लैंड के अंदर, तो उन्होंने ये रिसर्च किया था कि उनका जो डीप रोटेड प्लांट था वो डीप जाने की वजह से पानी के उसमें कांटेक्ट में आ जाता था, क्योंकि वहाँ का वाटर टेबल अप था। इस वजह से वो पानी के कांटेक्ट में आता था। रूट सिस्टम जब पानी के कांटेक्ट में एक्सेस उसमें उसको पानी अपटेक हो जाता था तो वो सड़ जाता था वो जो है प्लांट। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एरिया बेस्ड करने के लिए जो है उन्होंने एक रिसर्च करी, जिसमें उन्होंने शैलो रोटेड प्लांट का चयन किया। शैलो रोटेड प्लांट वो प्लांट होता है जो इन्हीं सीडलिंग प्लांट के साथ जो है एक जो जड़ुआ निकलता है, हम देखते हैं जिसमें अक्सर देखते हैं प्लांटों के साथ एक्स्ट्रा वो ग्रोथ निकलती है, वो जड़ुए बोलते हैं उसको। उसमें छोटे छोटे रूट डेवलप हुए होते हैं। उस प्लांट को जो है उन्होंने निकाला। जो फर्स्ट सीरीज जो बनी थी MM सीरीज, जिसको आज भी बोलते हैं लोग MM सीरीज, तो ये 2 M थे, एक M मलिंग का है, एक मार्टिन का है। मलिंग वो आदमी था, किसान था जिसने जड़ुए को ले करके प्रोपोगेट किया, और मार्टिन इंग्लैंड में वो जगह है जहाँ पे ये रिसर्च किया गया, ढूंढा गया। तो ये प्रचलन पूरे यूरोप के लिए जो एक बेस्ट विकल्प बना सीडलिंग के बाद, कि ये जो शैलो रोटेड जो प्लांट है ये यूरोप की जो टोपोग्राफी है इसको देखते हुए ये बिल्कुल ही अच्छा उनके लिए वो वर्क मिल गया, और एक सक्सेस उनकी जो है एप्पल फार्मिंग में शुरू हो गए, रिवर्स हो गए वो। फिर एप्पल फार्मिंग उनने इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। रह गई आज हमारे हिमालयों के लिए, हिमालयों की टोपोग्राफी को देखते हुए इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट है ये डीप रोटेड ही प्लांट यहाँ पे सक्सेस होता है, क्योंकि यहाँ का वाटर टेबल बहुत डाउन है। यहाँ वही प्लांट सरवाइव करेगा जो डीप से पानी को अपटेक करेगा। अब बता देता हूँ मैं इसकी बात की, ये जो हमने यहाँ टेक्नोलॉजी को शुरू किया तो ये डीप से उठाता है, ठीक है। इसका एक ये था कि ड्रॉबैक, उस टाइम लोगों को जो है किसान को ये पता नहीं था कि प्लांट कितना बड़ा जाता है और कितना उसका एरिया बनता है, ठीक है। तो वो जो इसकी दूरी जो है इतनी रख लेता था, 20-20, 25-25 जो उसने सुना था, ठीक है, वो 20-20, 25-25 फुट की दूरी रख लेता था। और जब आपको प्लांट को खुला स्पेस मिलेगा बढ़ने के लिए तो वो उसी तरीके से वो ग्रो भी करेगा। बिल्कुल धीरे धीरे वो इंडस्ट्री का हमारा एक कल्चर ही बन गया कि एप्पल का प्लांट तो इतना दूर ही लगता है, तो एक कल्चर ही बन गया। ये कल्चर बन गया तो ये 100 साल तक चलता ही रहा। आज क्या हुआ, आज आपको ज़रूरत हो गई किस चीज़ की, पॉपुलेशन बढ़ गई, ज़मीन घट गई, ठीक है। हिमालय के अंदर आपको सरवाइव करना था एक कमर्शियल प्रोडक्ट से, आपको जो है जो कैश क्रॉप का आपका एक साधन था उसी से आपको सरवाइव करना है। तो उसमें क्या हो गया कि 100 साल के बाद एक नई रिसर्च की ज़रूरत थी, इसको एक नए टेक्नोलॉजी पे ले जाना था इस एप्पल रिसर्च को। तो वो आप देख ही रहे कि हमारे यहाँ इंडिया में रिसर्च के ऊपर कितना वर्क होता है, मेरे ख्याल से जो 0 है, ठीक है। यहाँ रिसर्च का वर्क होता ही नहीं है, रिसर्च पे कोई खर्च होता ही नहीं है, या ये रिसर्च कौन करता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ PhD करने के बाद एक एलिजिबल टेस्ट है, PhD कर दो आप एजुकेशन का, कि आप पढ़ गए, आप PhD कर दी, PhD के बाद आपको जो है प्रोफेसर लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब आपने लिटरेचर पढ़े, लिटरेचर पढ़ के PhD करी, ठीक है, आपने थीसिस लिखे, ठीक है, यहाँ से उठाए वहाँ से उठाए और आप प्रोफेसर लग गए। जब आप प्रोफेसर की सीट पे बैठे तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ किताबें ही पढ़ाना शुरू करेंगे। परंतु बाहर ऐसा नहीं है, बाहर प्रैक्टिकल उनका प्रैक्टिकल है कि एजुकेशन को भी प्रैक्टिकल लाना है। उनको पता है कि PhD आपने कर ली, ठीक है, कि आप जानते हैं पढ़ाई को, ये
पढ़ाई है, आप सिस्टम को समझते हो, पढ़ाई के एजुकेशन के तौर तरीके को जानते हैं, परंतु इसके साथ आपका ब्रेन जब डेवलप हुआ है पीएचडी लेवल का, तो आप अपनी जो है 4 रिसर्च करें पहले अपने पीएचडी के साथ, 4 रिसर्च के बाद 4 पेटेंट करें जिसके ऊपर भी आपकी पीएचडी है, और 4 उसको जो है आप पेटेंट करें, तब आप जो है एलिजिबल टेस्ट में पास होते हैं, वहाँ के लिए प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जाएंगे। अब ये तो सीधी सी समझने वाली बात है, जो आदमी अपने 4 रिसर्च के बाद पेटेंट करने के बाद प्रोफेसर लगेगा, तो वो जो आने वाली जो उसमें जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट है या जो कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो ये बोलेंगे कि आप किताबों को रहने दो, किताबें तो आप 10th तक और +2 तक भी पढ़ चुकी है, एजुकेशन तो आप जान, परंतु प्रैक्टिकल आपके जो स्किल है वो डेवलप करनी है। वो स्किल डेवलप वही कर सकता है जो खुद के स्किल, जिसके प्रैक्टिकल डेवलप है, वही जो है वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा करके स्किल डेवलप करवा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी की स्पीड है जो दुनिया के देश फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के देशों के स्टूडेंट या जनरेशन बोल सकते हैं हम, चाइना को बोल सकते हैं हम, ठीक है, वो कैसे अपने लोगों को तैयार करता, प्रैक्टिकल रूप से तैयार करता। अमेरिका को देखो, आप प्रैक्टिकल रूप से तैयार करते हैं, वो जो बाहरली कंट्रियाँ, ठीक है, जो आज दुनिया में राज कर रही है, ठीक है, जिनका जो इकोनॉमी है सबसे ऊपर है, टॉप पे जा रही है, तो वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं? वो इस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं कि उनको उस प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा जाता है, वहाँ की जनरेशन को, कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़े, कि यहाँ का उल्टा है, यहाँ थ्योरी से पहले जोड़ा जाएगा कि आप जो है फिलोसफर बन जाओ। हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम उसको थोड़ा बेटर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट तो एक ढांचा है जी, ठीक है ना, सिस्टम तो हम बनाएंगे ना वहाँ जा करके जी। गवर्नमेंट तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो तो सिस्टम है, एक बन गया जी, परंतु जाते तो हम है ना वहाँ पे, ठीक है। जब हम जो जिस तरह के स्किल्ड होंगे, हम उस ढांचे के ऊपर उसी तरह का उस ग्राउंड पे स्टेज है, वो तो गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम चले गए। अब मैं नाचूंगा उसके ऊपर वैसा ही जैसा मैं तैयार हूँ, जैसे मेरे स्किल है, ठीक है ना। अब हम इसको ये बोल दें कि गवर्नमेंट का सिस्टम खराब है, या ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेस ही नहीं है, जो मैं उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो चला गया डांस करने के लिए, ठीक है, मैं स्किल्ड हूँ नहीं हूँ, तो मैं वैसा ही नाचूंगा ना वहाँ पे, सही बात, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकली स्किल्ड हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस भी वहाँ पे यही होगी। तो यही गवर्नमेंट का के अंदर जो हम जा रहे हैं, जिनको भेज रहे हैं या जो जा रहे हैं, तो वो खुद ही कितने स्किल्ड है, ठीक है ना, उस ढांचे को वो ऑपरेट कर सकते हैं। वो तो एक सिस्टम है, कोई मैकेनाइजेशन है वो तो, ठीक है। गाड़ी एक अच्छे प्रोफेशनल के पास दे दो, तो उसको पता है कि कैसे ये चलनी है। एक अनस्किल्ड को दे दो, ठीक है, उसने सुनी हुई है कि गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, तो वो ठोक ही देगा, उसको चाबी तो आ जाएगी हाथ में, ठीक है, वो भी ऑन भी कर देगा उसको, ठीक है, चला भी देगा, एक्सीलेटर कहीं जोर से देगा, कहीं उसमें दे, कहीं रश में ले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने और तरीके से जो एक आपको बताने की कोशिश की कि हमारे गैप कहाँ पे आ रहा है। गैप कहीं नहीं है जी, ठीक है, गैप वहीं आ रहा है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में हमने फोकस ही नहीं किया। क्योंकि प्रैक्टिकल होने के लिए आपको अपने शरीर के साथ जो है क्या करना पड़ता है, उस यातना देनी पड़ती है, नेचुरल बात है, वर्कआउट करना पड़ता है, वर्कआउट करना होगा ना, ठीक है, आपको फिजिकल रूप से जाना होगा ना जी, ठीक है। तो वो आसान तरीका नहीं है कि मैंने कैंची ली, कैंची को जो है मैंने किताबों में लिख लिया, प्रोनिंग कैंची लिख ली मैंने किताब में कि ये ऐसे काटती है, इसको काटने से ऐसे टहने निकलेंगे, इसको लिखना है ना, तो एक कोने में जा करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उस कैंची को ले करके सेब के पेड़ के ऊपर जाना है, तो उसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी खर्च होगी फिजिकली, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। कैंची आपको लेनी पड़ेगी, कैंची हाथ में पकड़नी पड़ेगी, इसी पेड़ के पास पहुंचना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना आप, बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो कोई करना ही नहीं चाहता। नहीं, वैसे भी देखिए जी, हमारा तो जो
सिस्टम बना हुआ है, हम तो हमें तो पढ़ाया इसलिए जाता है कि आपको जो है किसी की नौकरी करनी है, किसी के लिए काम करना है, ठीक है ना, कि आपको नौकर बनना है, मालिक तो आपको बनना ही नहीं है। जी। पढ़ाते ही नहीं हम अपने बच्चों को, बोलते हैं घर से ही प्रेशर उसको रखा हुआ है कि तेने नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, जबकि वो मालिक है। जी। ठीक है, उसको हम पढ़ाते हैं नौकर के लिए, तो उसका माइंड सेट ही नौकर वाला हो जाता है। वो भी बोलता है मैंने भी कोई बाबू बन जाऊंगा, मैं बिलिंग कर दूंगा, मैं बिलिंग बढ़िया कर दूंगा। ठीक है, बिलिंग करते रहो, कागजों में अच्छे हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकली कभी अच्छे नहीं हो प्रैक्टिकली पाएंगे। तो मालिक बनना पड़ेगा ना। जी। ठीक है ना जी। मालिक तो आप तब बनोगे जब आप प्रैक्टिकल होगे। ठीक है जी चौहान साहब, आपके ऑर्चर्ड पे मुझे आज पहली बार मौका मिला है आने का, और ये मेरा भी पहला मौका है। मैंने भी काफ़ी ऑर्चर्ड विजिट किए हैं, लेकिन इस तरह का ऑर्चर्ड नहीं देखा सीडलिंग में खास तौर पर। आपने सीडलिंग में जिस तरह से ये 3 फीट का फासला, 3 या 3.5 फीट का फासला आपने रखा है इस पे। रो टू रो। जी, रो टू रो 3 फीट का फासला। प्लांट 2.5 फीट है। अच्छा, प्लांट टू प्लांट 2.5 फीट है। तो ये इतने क्लोज में, और वो भी सीडलिंग में काम, हाँ। तो ये मुझे लगता है पूरे हिमाचल में शायद ही कहीं होगा, दुनिया में। जी। हिमाचल नहीं बोले आप जी। इसको, तो पूरे ग्लोब में बोल सकते हैं आप, जी। पूरे अर्थ पे बोल सकते हैं। इतनी हाई डेंसिटी सीडलिंग पे ना हुई, जी। ना कोई करेगा। करेगा तो करेगा जी। अब जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे साथ जुड़ रहा है, जो नीडी है, जो लैंडलेस है, जिसने अपने आप में ये समझ लिया कि मेरे पास जमीन ही नहीं है, वो करेगा, उसकी जरूरत है। ठीक है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला और ये प्रैक्टिकल रिसर्च हुई है जो लैंडलेस के दायरे में आता है। लैंडलेस अगर हिमाचल के अंदर देखते हैं तो 2.5 बीघा से नीचे का जो आदमी होता है, 2 बीघा से नीचे, वो लैंडलेस में आता है। उसके वो बिना भूमि का भूमिहीन बोला जाता है उसको। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो हमने रिसर्च की है जमीन पे प्रैक्टिकल, 1 बीघा के अंदर 1000 पौधे से जो है वो शुरू करता है। जब 1 बीघा पे ऊपर 1000 पौधे से वो शुरू करता है, तो हम उसको अगर 10 kg पे भी वो प्राइमरी स्टेज में जाता है, तीसरे चौथे साल, चौथे पाँचवें साल, अगर वो 10 kg भी उस पर ईल्ड लेता है, तो भी वो 20 kg के 500 बॉक्स भरता है 10 kg से। अगर उसने 20 kg कर दिया, ठीक है, तो वो जो है 1000 बॉक्स को उसमें भरेगा। और मुझे लगता है चौहान साहब, ये रूट स्टॉक की अगर बात करें, जैसे आपने कहा 1 बीघा में 1000 प्लांट, और इसकी प्रोडक्शन की अगर बात करें 10 kg स्टार्टिंग फेज में, हाँ। तो मुझे लग रहा है ये 4 से 5 गुना ज़्यादा है रूट स्टॉक से। रूट स्टॉक जितने में एरिया में हम लगाते हैं, जिस डिफरेंस पे लगाते हैं, और जितनी प्रोडक्शन वो देता है, 50 गुना ज्यादा। 50 गुना। हाँ। ओके। कैसे? मेरी कैलकुलेशन शायद गलत है। जी। वो कैसे? जी। 90, 80, 70, 80 मीट्रिक टन बता रहे हैं कौन? न्यूजीलैंड। जी। ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्शन है 80-90 मीट्रिक टन है, बोलते हैं वो। ठीक है, हम इसको डबल करेंगे। डबल मीन्स, ठीक है, उतनी जमीन पे हम तो इसको 1 बीघा के अंदर कर रहे हैं। जी। ठीक है ना, अगर वो 1 हेक्टेयर की बोलते हैं वो 80-90 मीट्रिक टन बोलते हैं वो। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्या है, ठीक है, बोलते तो सब है, सब एग्जैक्ट क्या होता है वो कोई नहीं जानता। प्रैक्टिकली वही बात आ गई, प्रैक्टिकली वाले की जब तक किसी ने विजिट नहीं की। हमें एक डॉक्यूमेंट पेश करना होता है दुनिया में कि हमने ये कर दिया है जी, ये हमारा वो। ठीक है ना जी, वो उसके डेप्थ में कौन जाता है ये कोई नहीं देखता जी। परंतु हम 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन के ऊपर हमने 10,000 पेड़, 10 बीघा, 1 हेक्टेयर होता 12.5 बीघा, हम बोल रहे हैं 10 बीघा के अंदर 10,000 पेड़ में अगर आपने 1 पेटी ली तो 10,000 पेटी ले ली आपने। बिल्कुल ठीक है, 10 दूनी 20, कितना हो गया? 200 मीट्रिक टन। और अभी की अगर बात करें सीडलिंग, जो अभी जिस डिस्टेंस पे लगता है, जो पुराने वाला सीडलिंग सिस्टम है, 10,000 बॉक्स लेने के लिए कितना बड़ा एरिया चाहिए होगा उसमें? 100 बीघा। 100 बीघा, 80-90 100 बीघा। ओके। और रूट स्टॉक में कितना एरिया चाहिए होगा उसी चीज़ के लिए? उसके लिए मेरे हिसाब से 2-3 हेक्टेयर तो चाहिए उसके लिए भी, 40-50 बीघा। 40-50 बीघा, ओके। चलिए, और मेरे ख्याल से इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ, इसमें केयर भी कम है, आपको ना तो सपोर्ट सिस्टम देने की ज़रूरत है इसमें किसी तरह का, जिस तरह से रूट स्टॉक में अगर बात करें हम, मतलब इसमें खर्चा भी कम, प्रोडक्शन भी अच्छी, और लाइफ इसकी बात करें तो वो भी बहुत अच्छी रहती है शायद। लाइफ तो सीडलिंग की आपको मैं बता दूं, अर्थ के ऊपर सीड की लाइफ कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है जी, क्योंकि सीड एक लाइफ टाइम
प्रोडक्ट है। जी। कोई भी चीज़ सीड से तैयार होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हम्म। पहला ये फॉर्मूला हमें समझना होगा, हम्म। ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो सीड से होती है, सीड कभी मरता नहीं है, सीड कभी ख़राब नहीं होता है, सीड जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अर्थ के ऊपर सीड नहीं ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये सीड है, इसका लाइफ टाइम है। सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के कारण हम इसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, इन्फेक्शन में लाएंगे, उसमें ये इन्फेक्शन से डिस्पोज हो जाता है प्लांट, गलत तकनीक से, ठीक है ना। अदरवाइज इसकी लाइफ, ये लाइफ टाइम प्लांट है। इसको सिर्फ आपको एक टेक्निकल रूप से समझना था जी। वो एक रिसर्च वर्क था। तो जाहिर सी बात है, आप बीमारियों से बचा पाएंगे उसको, किस तरह के इन्फेक्शन से बचा पाएंगे, तो प्लांट तो कभी खत्म होगा ही नहीं। होगा ही नहीं जी, बिल्कुल। ये जाहिर सी बात है, लाइफ टाइम प्लांट होता है जी। आप देख रहे हैं कि कितने जंगल में भी अगर प्लांट खराब होता है तो कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है, कोई ना कोई फंगल अटैक हुआ है, कोई ना कोई डिजीज उसके ऊपर पनपी है, ठीक है ना। तो उसके बाद भी आपने देखा होगा कि प्लांट के रूट्स अगर थोड़े भी बच गए तो भी फिर रिकवर कर लेता अपने आप को वो, ठीक है। जैसे इंसान के अंदर लीवर होता है, लीवर का अगर हमारा 5% भी रहता है, ठीक है ना, 2% भी रहता है, तब भी लीवर सरवाइव कर जाता है। ऐसा ही प्लांट का रूट है, जड़ लीवर है वो, अगर उसमें 2% भी रह जाती है तो वहां से भी वो सर्वाइवल ले लेता है अपने आप। पूरा प्लांट अगर डिस्पोज भी हो रहा है, खराब हो रहा है इन्फेक्शन से, रूट 2% भी बच गया तो वहीं से उन्हें वो ले लेगा स्टार्ट। तो ये एक सिलसिला है, ये प्रक्रिया है, ये खत्म नहीं होती है सीड की जी, जो मैं एक समझा पा रहा हूँ आपको जी। बिल्कुल। और चौहान साहब, दूसरा जहाँ तक मैंने सुना है आपने पेटेंट भी किया है इस टेक्नोलॉजी को, तो ये कितने सालों का रिसर्च इसके ऊपर हुआ है जिसके बाद आपने इसका पेटेंट तैयार किया? पेटेंट तो मेरी एक वैरायटी हुई है जी, जो एप्पल की एक स्पीशीज है अलग डिलीशियस की, ओके, वो मैंने पेटेंट की है। तो इंडिया की फर्स्ट पेटेंट डिलीशियस वैरायटी है वो जी, जो मैंने पेटेंट की है, जिसका नाम एप्स रखा है मैंने, ओके। और जो दूसरा जो ये कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रक्रिया शुरू है पेटेंट की, ओके। जो एक बीघा 1000 पेड़ वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका रिसर्च करने वाला भी मैं ही हूँ जी, और इसका पेटेंट भी अब जल्द होने वाला आपके पास आने वाला है। हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और चौहान साहब, मोबाइल नंबर अपना जरूर शेयर कीजिएगा, कोई साथी आपसे जुड़ना चाहे। और थोड़ा सा ये एक जानकारी जरूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये सीडलिंग का ये नया कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया है, ये सिर्फ हाई डेंसिटी पे ही काम करेगा या फिर जो लोअर सेगमेंट है, जो हमारे निचले इलाके हैं, उनमें भी ये कामयाब कॉन्सेप्ट है? ये अर्थ के किसी भी कोने में ये प्लांट प्रैक्टिस है, ठीक है ना जी। हो सकता है कि प्लांट हमें सेब का नहीं, वहाँ नींबू का लगा लें जी, आम का लगा लें, ठीक है ना, एलिवेशन के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, ठीक है ना, कि कौन सा किस क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा प्लांट आपको जो है वो ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। उस एलिवेशन के हिसाब से आप प्लांट का चयन करें जी, ठीक है, उसको लगाएं। और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप ये प्लांट की प्रैक्टिस है, इसको किसी पे भी आप कर सकते हैं, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बोनसाई भी किए जाते हैं प्लांट जी, ठीक है, एक टेक्निक है, वो भी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, ठीक है। प्लांट को छोटा ही रखा जाता है, उसके अंदर ही जी, गमले के अंदर ही रखा जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वही तकनीक है ये, ठीक है। आज इसको मैंने एक दूसरा रूप दिया, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो हॉर्टिकल्चर, क्योंकि आज दुनिया में, अर्थ में, ग्लोब में सबको जो रिसर्च की ज़रूरत पड़ी वो नैनो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। हर फील्ड में, हर सेक्टर में नैनो रिसर्च होनी चाहिए, तभी वही सेक्टर ग्रो किया है अर्थ के ऊपर, जिसमें नैनो रिसर्च हुई। परंतु हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सेक्टर था इसमें नैनो टेक्निक की ज़रूरत थी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है अर्थ पे जो है कोई एप्पल फार्मिंग ही नहीं करते हैं, ठीक है। वो इसको कम लोग ही करते हैं, कम देश ही करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल नहीं करता है इसको। तो इस पे रिसर्च की ज़रूरत किसी को इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि कम ज़मीन वाले को भी अब सेब पैदा करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज खड़ा हुआ था कि कम ज़मीन में मुझे जो है हॉर्टिकल्चर करना था, ठीक है। तो मैंने इसके साथ व्यवहारिक हो करके, जुड़ करके इस रिसर्च को जो एक रूप दे दिया, नैनो टेक्नोलॉजी। और ये मेरे द्वारा ये प्रूफ हो गई और
रिसर्च हो गई जी और आज ये दुनिया के लिए एक नई रिसर्च बन गई। इसके ऊपर तो आप किताबें लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हैं कि जी। नैनो टेक्निक हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी से जो तैयार किया जी नैनो बिल्कुल, आजकल टेक्नोलॉजी से देखो नैनो horticulture- यूरिया आ रहा है, बिल्कुल, हर चीज पे, जी परंतु हार्टिकल्चर नहीं होता। तो सेब के पेड़ को जो है छोटा किया गया और कम जमीन के अंदर लगाया गया और कंट्रोल किया गया और इसको जो है इन एक इंच को यूज किया गया और प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया। ये राइट सर। तो चौहान साहब श्रेणी में आता है। जी, अपना मोबाइल नंबर या कोई और संपर्क जिससे आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो? अगर कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 85 808 25 553। आप लिख लें, हम दोबारा भी बोलते हैं 85 808 25 553। जी चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्ट्रीमिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसान न्यूज़ के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। जी।